हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। ये जो करंट अफेयर्स होने वाला है ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं सेशन जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ईच एंड एवरी कैटेगरी से आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ाती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को हम लोग कवर अप करते हैं, अपॉइंटमेंट्स को हम लोग कवर अप करते हैं, स्पोर्ट्स को कवर अप करते हैं, अवार्ड्स, बैंकिंग न्यूज सारी हम लोग कवर अप करते हैं, साइंस हुआ, डिफेंस हुआ, इंपॉर्टेंट डेज हुआ, ओबिचुरीज हुई, ईच एंड एवरी कैटेगरीज को हम लोग बाइफरगेटेड फॉर्म में जो है कवर अप करते हैं। ओके, और मैं सारी न्यूज को इन डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो सेशन भी आप लोगों को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है सो दैट आपकी ईच एंड एवरी न्यूज आपको पता चले और आपका करंट अफेयर का कंप्लीट अच्छी तरीके से रिविजन हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज की सबसे फर्स्ट कैटेगरी दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। सबसे पहला कैटेगरी हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज जिसमें हम लोग सबसे पहले स्कीम्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च मो जंगल जामी योजना माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने मो जंगल जामी योजना जिसे माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम भी कहा जा रहा है उसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो जंगल में रहते हैं वनवासी उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उन लोगों के लिए स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड फूड सिक्योरिटी फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन। जो फॉरेस्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एंड जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन है उनको फूड सिक्योरिटीज और उनका जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया है। Odisha government on 2nd of July 2023 launched a scheme named Mo Jungle Jami Yojana to effectively implement the provision of scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of the Forest Right Act 2006। ये जो Forest Right Act 2006 है इसको करेक्टली यूज करने के लिए scheduled tribe और अदर फॉरेस्ट dwellers के लिए इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है ताकि उसे इफेक्टिवली इस एक्ट के तहत उसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस योजना को ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FRA एक्ट 2006 के तहत इन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है जिसमें प्रोविजन प्रोवाइड किया जाने वाला है शेड्यूल्ड ट्राइब को एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। ओके, नेक्स्ट वन। By implementing Mo Jungle Jami scheme in Odisha, state will become the first in the nation which will provide the forest community right to both individual and community. The scheme operates with the FRA 2006 to provide basic right to scheduled tribe and forest dwellers। जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया वो सेम ही पॉइंट है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि ये पहला ऐसा नेशन बना है हमारा इंडिया का जो इस एक्ट के तहत जो है स्कीम को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी दोनों को भी क्या है बेनिफिट जो है प्रोवाइड करवा के देने वाला है। Okay, next one. This initiative scheme will be implemented across 32,000 villages of 32 districts and will benefit approximately 7.4 lakh tribal families in Odisha। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो इनिशिएटिव जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि 32,000 विलेजेस ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे 30 भी नजर आ सकती है तो 32 ये ध्यान में रखना है। इतनी डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करेंगी, 32 डिस्ट्रिक्ट को 32,000 विलेजेस को कवर अप करेंगी। अगर मैं कहूँ ट्राइबल फैमिलीज उड़ीसा की तो वो 7.4 लाख कवर अप होगी इन दिस स्कीम। ओके, ये जो नंबर्स है ये ध्यान में रखना है, 32,000 विलेजेस, 32 डिस्ट्रिक्ट एंड 7.4 लाख ट्राइबल फैमिलीज। ओके, अब इसके लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया दैट इज 38.76 करोड़ रुपीस। जो स्टेट बजट आया था उड़ीसा का उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया गया था एंड उसके लिए जो बजट अनाउंस किया था दैट इज 38.76 करोड़। ओके, एंड इट विल रिमेन ऑपरेटिव फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ऐसा बताया गया है कि अगले आने वाले 2 साल के लिए जो है ये ऑपरेटिव रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। ओके, आई होप आप सभी को जो ये मो जंगल जामी योजना के बारे में मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। इसे माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम भी कहा जाएगा। ओके, ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये सारे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन देखते हैं क्योंकि हम लोग स्कीम को ही डिस्कस कर रहे हैं तो अगेन नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू स्कीम। MP CM मतलब कि मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान इम्प्लीमेंटेड द मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना और CM लर्न एंड अर्न स्कीम फॉर द यूथ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान इन्होंने मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना को जो है लॉन्च किया है जो यूथ है मध्य प्रदेश की उनके लिए, जिसे इंग्लिश में CM लर्न एंड अर्न स्कीम कहा जाएगा। ओके, अंडर दिस स्कीम द रजिस्टर्ड यूथ वुड बी
eligible to earn a stipend of rupees 8,000 to rupees 10,000 per month while they undergo on the job training at various industries, companies and service sector establishment। क्या बोला जा रहा है, इस स्कीम के तहत जो है जो रजिस्टर्ड यूथ रहेंगे उनको स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 8,000 से लेकर 10,000 रुपए पर मंथ का। उनको क्या होगा कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में एंड जो भी सर्विस सेक्टर्स है डिफरेंट वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड उन ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस स्कीम के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना रहेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अंडर दिस स्कीम लोकल रेसिडेंट यूथ ऑफ मध्य प्रदेश एज 18 to 29 years आर एलिजिबल हुज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 12th ITI पास और हायर। मतलब एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 29 साल की एज होनी चाहिए और वो यूथ कैसा होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट मध्य प्रदेश का। सो 18 से 29 साल की अगर उसकी उम्र है और उसने अगर क्वालिफिकेशन किया हुआ है 12th ITI पास और हायर, ठीक है, सो वो इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, उसे रजिस्टर करना पड़ेगा एंड इसमें एलिजिबल होना पड़ेगा। आफ्टर दैट उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिविजुअल विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 12th ग्रेड, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th ग्रेड है तो 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, ITI डिग्री है तो 8,500 पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा डिग्री है तो 9,000 पर मंथ मिलेगा एंड ग्रेजुएशन डिग्री है तो 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। समझ आया, ठीक है। सो इसमें जो भी स्किल ट्रेनिंग है, जो भी वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी एंड उसी के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ओके, सो मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश द्वारा लाई गई स्कीम है जिसमें 8,000 से 10,000 पर मंथ का स्टाइपेंड प्रोवाइड होने वाला है, जिसमें 18 to 29 ईयर्स का एज जो है वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। तमिलनाडु पुलिस लॉन्च पिंगल पाथुकाट्टू थितम फॉर वुमेन ट्रैवलर्स अलोन एट नाइट। सो तमिलनाडु की जो पुलिस है उसने रात में जो अकेली यात्रा करने वाली जो महिला है उनके लिए पेगल पाथुकाट्टू थितम इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सो ये स्कीम जो महिलाएं रात में अकेले ट्रैवल करती है, इसके पहले भी एक स्टेट ने ऑलरेडी लॉन्च किया है, उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, अब तमिलनाडु पुलिस ने भी इस स्कीम को लाया है, पेंगल पाथुकाट्टू थितम। इस स्कीम के दौरान विमेंस रात में 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर वो अकेले ट्रैवल करती है और उन्हें सेफ्टी के लिए पिकअप चाहिए, ठीक है, सो उन्हें जो है इस स्कीम के अंदर पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाने वाली है। ओके, सो ये विमेंस के लिए लाई गई स्कीम है, ध्यान में रखना है। तमिलनाडु ने रिसेंटली लॉन्च की स्कीम का नाम ध्यान में रखना है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, हम लोगों ने भी स्कीम रिलेटेड कुछ 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर अप किया। आपको सभी ध्यान में रखना है कौन सी स्टेट की कौन सी स्कीम है और उसके जो भी अंदर में जो भी डिटेल्स मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो भी आपको ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट वन है, होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल इन मेहसाना गुजरात। क्या बोला जा रहा है कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, इन्होंने श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल जो है मेहसाना गुजरात में इसके लिए आधारशिला रखी है। इस स्कूल को जो है 75 करोड़ रुपए जो है इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई जाने वाली है, जो कि 11 एकड़ लैंड में जो है वो बनने वाला है एंड इस स्कूल का मैनेज किया जाने वाला है वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है जिसका नाम है दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो दुर्डा द्वारा इसे जो है मैनेज किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को अभी क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल जो है वो गुजरात की मेहसाना में जो है वो आने वाला है। ठीक है, जिसके लिए अमाउंट लगाई जा रही है 75 करोड़ रुपीस, जो कि ऑपरेट किया जाएगा। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट सैनिक स्कूल रहेगा इंडिया का, जो कि ऑपरेट किया जाने वाला है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दुर्डा द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन है, FAO UNEP WHO WOAH लॉन्च 1 health priority research agenda for AMR, antimicrobial resistance. So Food and Agriculture Organization of United Nations Environment Program UNEP, the World Health Organization and the World Organization for the Animal Health, इन्होंने क्वाड्रिपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है एक 1 हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जो है
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है। सो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लॉन्च किया है, वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा, ओके। सो यहाँ पे बात की जा रही है 4 ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको इसका हेडक्वार्टर और एक कब फाउंड हुई थी ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो रही बात FAO की, अगर मैं बात करूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जो भी फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का हेडक्वार्टर रोम इटली में ही है, ओके। फाउंड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। UNEP का हेडक्वार्टर जो है वो नाइरोबी केनिया में फाउंड हुआ था 5 जून 1972 में। एंड WHO का हेडक्वार्टर पेरिस में, जो कि फाउंड हुआ था 1924 में, ओके। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, मतलब कि हेडक्वार्टर एंड कब फाउंड हुआ था। उसके बाद ये जो वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा लाया है, किसके लिए लाया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। AMR का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग न्यूज को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वन है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू रिसीव द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट बाय रिसाइक्लिंग 8 टन ऑफ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। सो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पहला अर्बन बॉडी बना है कंट्री का, जो कि जिसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट जो है वो रिसीव हुआ है। क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि उसने सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक जो बैन है उसको रिसाइकल किया, और वो भी कितना टन रिसाइकल किया, 8 टन आइटम्स जो है उन्होंने रिसाइकल किए। इसीलिए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट जो है वो रिसीव हुआ है, और ये हमारा इंडिया का फर्स्ट अर्बन बॉडी है जिसने ये रिसीव किया है, ओके। 8 टन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल करके, ओके। इसी के साथ आपको एक और चीज पता होगी कि पिछली साल तक, अगर मैं बात करूं 2022 तक, तो हर साल जो स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड होते हैं उसमें इंदौर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आता है। 6 टाइम कॉन्जिक्यूटिवली पिछले साल तक जो है इंदौर हर बार इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी जो है वो घोषित किया गया है, ओके। एंड इसी के साथ साथ ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, इसके साथ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंदौर ने जो है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को बैन भी कर दिया है अपने सिटी में, ओके। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। DGCA has signed a MOU with the European Union Aviation Safety Agency for cooperation in unmanned aircraft system and innovative air mobility. So DGCA ने MOU साइन किया है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA के साथ, जो है MOU साइन किया है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेटा द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स। सो इंस्टाग्राम ने जो है अपना न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम जो है थ्रेड्स है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, अभी तक तो काफी सारे लोगों को ये पता भी चल गया होगा, ठीक है। सो इंस्टाग्राम ने अपना न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाया जिसका नाम है थ्रेड्स। Next one, Piramal Finance opens first all-women branch called Maitri to cater to the unique needs of the female customers at Tripunithura near Kochi, Kerala. पिरामल फाइनेंस ने क्या किया है, अपना पहला ऑल विमेन ब्रांच जो है मैत्री नाम का जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे, कोची केरला के त्रिपुनिथरा में, ओके। त्रिपुनिथरा के पास कोची केरला में जो है पहला फीमेल सेंट्रिक, सिर्फ उसमें फीमेल्स जो है वो वर्क करेगी, ऐसा पिरामल फाइनेंस ने अपना पहला मैत्री नाम का जो है ब्रांच ओपन किया है, ओके। ECI ओपन ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ओपन ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 3 टाइप्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए जो है वो ओपन किया है, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज विल नाउ बी एबल टू फाइल द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑनलाइन विद द इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन वेब पोर्टल फॉर फाइलिंग द 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब क्या कर सकती है, ऑनलाइन अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को जो है वो फाइल कर सकती है। सो इलेक्शन कमीशन ने जो है 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के लिए जो है वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। वो 3 रिपोर्ट्स कौन सी है ये ध्यान में रखनी है, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। सो ये 3 रिपोर्ट्स के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है वो ओपन किया है, ओके। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन लखनऊ। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट जो है वो लखनऊ में बनाएगा, ओके। सो जो भी पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, अगेन इस पेज के सारे ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है, प्रधानमंत्री लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन एंड इशू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड्स इन मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को जो है
प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड्स को जो है इशू करवाया गया मध्य प्रदेश में। सो सबसे पहला जो पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसे लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि इस डिसीज को जो है 2047 तक एलिमिनेट किया जाए। एंड सेकेंड वाला ऐसा है कि पीएमजी कार्ड जो है उसको सिर्फ इशू करवाए। तो वो कितने कार्ड्स इशू करवाए? 3.57 करोड़ जो कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। एंड ऑलरेडी 1 करोड़ कार्ड जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, मतलब कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन, जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। सो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी इंडिया का ये पहला टेलीमानस चैटबॉट जो है ये लॉन्च किया है इसने। सो यहाँ पे मानस का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ओके, सो जम्मू कश्मीर जो है इसके गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, इन्होंने इस चैटबॉट को जो है लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में टू एनहांस मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर द डिस्ट्रेस पीपल बाय इनिशिएटिंग एन इंस्टेंट कन्वर्सेशन विद दोज हु आर इन नीड। मतलब जिन्हें भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को, तो उनके लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है ताकि वो इससे कॉन्वर्सेशन कर सके जब भी उनको ज़रूरत पड़े। ओके, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है अपना रिटायरमेंट एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का जो है वो इंक्रीज कर दिया है 62 ईयर्स से 65 ईयर्स कर दिया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, रिसेंट की ही न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के, उनका रिटायरमेंट एज जो है वो इंक्रीज हो चुका है, 62 था पहले, अब 65 ईयर्स हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन, होम मिनिस्टर लॉन्च scheme for expansion and modernization of fire services in the state with the outlay of rupees 5,000 करोड़। सो होम अफेयर के जो मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जो कि फायर सर्विसेज के लिए, एंड उसके लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है दैट इज 5,000 करोड़ रुपीस। ओके, सो फायर सर्विसेज के एक्सपांशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्होंने 5,000 करोड़ रुपीस जो है लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन लॉन्चेस ई सरस एप्लीकेशन टू मार्केट प्रोडक्ट मेड बाय विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो विमेन्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो जो प्रोडक्ट बनाती है उनके मार्केटिंग के लिए ई सरस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन द्वारा। ओके, सिंपल था, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई सरस एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन है श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म आइकॉनिक 75 लाइट हाउसेस इनटू टूरिज्म स्पॉट्स इन इंडिया। सो श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है उन लॉन्च किया गया है कैंपेन, जिसके माध्यम से जो है 75 लाइट हाउसेस को जो है टूरिज्म स्पॉट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। सो उनके इसी के फर्स्ट 3 रिनोवेटेड लाइट हाउसेस उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किए। द्वारका जो कि गुजरात में आता है, गोपनाथ भी गुजरात में आता है, एंड वेरावल भी गुजरात में आता है। तो इन फर्स्ट 3 लाइट हाउसेस को उन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके, नेक्स्ट वन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन पुट्टपार्थी आंध्र प्रदेश। सो पुट्टपार्थी आंध्र प्रदेश का जो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है वो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ईरान हैज सक्सेसफुली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन इंडिया होस्टेड वर्चुअल समिट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग। सो इंडिया जब होस्ट कर रहा था शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, उस दौरान ईरान जो है वो ऑफिशियली बना है फुल मेंबर ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवेल अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 12,100 करोड़ इन हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। सो मोदी जी ने क्या किया है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, उसमें सीरीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,100 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाने वाले हैं फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन। अभी यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ को कवर अप किया। आई होप आपको सारी जो भी हम लोगों ने ईच एंड एवरी न्यूज़ डिस्कस किया वो सारी डिटेल में अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। सारी इंपॉर्टेंट वन है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन है 43rd सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड एट रोम। इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ FAO, Q Dong-yu was re-elected as the Director General of FAO। क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली FAO का 43rd सेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो रोम इटली में हुआ। उस दौरान जो है Q Dong-yu को री-इलेक्ट किया गया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन है तमीम इकबाल जो है ये बांग्लादेश के कैप्टन है। इन्होंने
अनाउंसमेंट जो है ऐसा अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का, मतलब कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से। ओके, ये बांग्लादेश के कैप्टन है तमीम इकबाल। नेक्स्ट वन है लॉयड बैंकिंग ग्रुप, वन ऑफ द लीडिंग यूके बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप हैज अपॉइंटेड शीर्षा वेरुंगती the chief executive officer and managing director of its new Lloyd Technology Center based in Hyderabad। So ये जो न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर बना हैदराबाद का, रिसेंटली मैंने आप लोगों को न्यूज़ में कवर अप करवाया था, उसकी जो है ये जो शिरीषा है वो बनी है CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, आप लोगों को कुछ दिन पहले ही न्यूज़ गया था कि लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने अपना पहला टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इंडिया में हैदराबाद में जो है वो बनाया है। सो उसी की फर्स्ट CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई है शिरीषा वरुंगती। ठीक है, शिरीषा वरुंगती जो है वो बनी है फर्स्ट CEO and MD of the Lloyd Banking Group। Okay, next one है नीरज प्रभाकर has been appointed as a chairman of Research Advisory Committee of the Indian Council of Agriculture Research। ठीक है, सो नीरज प्रभाकर जो है वो बने हैं चेयरमैन ऑफ ICAR। ओके, यहाँ पे ICAR की बात की जा रही है तो एस्टैब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल है हिमांशु पाठक। एंड लॉयड बैंकिंग ग्रुप की बात की जा रही है तो उसका हेडक्वार्टर UK में है, चेयरमैन है रॉबिन बुडेनबर्ग एंड फाउंड हुआ था 19 जनवरी 2009 में। Okay, next one. BCCI has appointed Ajit Agarkar as the chairman of the Senior Men's Cricket Selection Committee। So Senior Men's Cricket Selection Committee के जो चेयरमैन बने हैं वो है अजीत आगरकर, इन्होंने सक्सेड किया है चेतन शर्मा को। ओके, नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड कृष्णा मिश्रा एज अ CEO। सो FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसने कृष्ण मिश्रा को जो है CEO अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट है आदव अर्जुना वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जिनका नाम है आदव अर्जुना। नेक्स्ट वन है नाटो एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ जेंस स्टोलनबर्ग एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अप टू अक्टूबर 2024। सो एक साल के लिए, फिर से एक और साल के लिए जेंस स्टोलनबर्ग का जो है टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सेक्रेटरी जनरल है नाटो के। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म्ड हुआ 1949 में। डायरेक्टर जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। एट प्रेजेंट जो मेंबर्स है वो है 31। ठीक है, सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं कुलविंदर सिंह गिल, अ फॉर्मर प्लेयर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन वाज इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी जनरल। सो कुलविंदर सिंह गिल जो है ये फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं मध्य प्रदेश के बास्केटबॉल एसोसिएशन के। ये बने हैं अभी सेक्रेटरी जनरल मध्य प्रदेश के बास्केटबॉल एसोसिएशन के। ओके, बास्केटबॉल रिलेटेड एक और अपॉइंटमेंट हम लोगों ने ऊपर देखी जो कि थी आदव अर्जुना से रिलेटेड, वो बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और ये बने हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन। ओके, कुलविंदर सिंह गिल। नेक्स्ट वन, वाइस एडमिरल अतुल आनंद टेक्स ओवर एज अ एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ही succeeded Lieutenant General Anil Puri who retired on February 20, 2023। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो वाइस एडमिरल अतुल आनंद है वो बने हैं एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को। ओके, जिनका रिटायरमेंट हुआ था 20 जनवरी 2023 को। ओके, नेक्स्ट वन है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर सेंटर, द साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा जो है न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। इन्होंने सक्सेड किया है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये 3rd नंबर के साइबर सिक्योरिटी चीफ जो है इंडिया के अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 2 बन के जा चुके हैं। इन्होंने सक्सेड किया राजेश पंत को, उनसे पहले जो थे वो थे गुलशन राय जो कि फर्स्ट चीफ थे। सेकेंड बने डॉक्टर राजेश पंत एंड 3rd वन बने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। ओके, समझ आया। लास्ट है श्रद्धा कपूर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है एसेक्स की। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स। Shriyanka Patil became the first Indian cricketer to be a part of Caribbean Premier League। So Shriyanka Patil जो है बेंगलुरु से बिलोंग करती है। ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो है जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में जो है
पार्टिसिपेट करेगी। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन विंस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। 2023 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है रिसेंटली मैक्स वर्स्टैपन ने जीत लिया है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। इन्होंने 2023 में अगर आप देखो तो स्पेनिश जीता है, मोनाको जीता है, मियामी जीता है, ऑस्ट्रेलियन जीता है, बहरीन जीता है, कैनेडियन जीता है एंड लास्ट वन जो ऑस्ट्रियन है वो हासिल किया है। तो अगर मैं बात करूँ 2023 की सिर्फ और सिर्फ, तो इनने 7 मेडल जो है 2023 में हासिल कर लिए है। ओके, नेक्स्ट वन है इंडियन फुटबॉलर टीम midfielder Lilian Changte was named as the AIFF Men's Footballer of the Year 2022-23 while Manisha Kalyan won the second consecutive Women Footballer of the Year award. So AIFF के जो awards दिए गए इस साल, उसमें मेंस में जिसने अवार्ड जीता है वो है ललियान जूलिया चांगते एंड विमेंस में जितने जीता है वो है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण जो ने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है AIFF में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। AIFF के प्रेसिडेंट जो है वो कल्याण चौबे है, फाउंड हुआ था 23 जून 1937 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये थे फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर आपको एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पूछा गया तो मेंस में आते हैं आकाश मिश्रा एंड विमेंस में आती है शिलजी शाजी। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर एंड विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और ये ध्यान में रखना है कि मनीषा कल्याण ने कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड टाइम ये जीता है और मेंस में जो है वो ललियान जोला चांगते ने जीता है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम डिफीट कुवैत टू लिफ्ट साफ चैंपियनशिप 2023 फॉर द 9th टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने 9वीं बार जो है कुवैत को हराकर साफ चैंपियनशिप जो 2023 का वो जीत लिया है। हम लोगों ने कब कब ये चैंपियनशिप जीता है मैंने ईयर्स में मेंशन किया है, 1993 में, देन 97 में, देन 99 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में, 15 में, 21 में एंड 23 में। तो हमारा ये 9th जो था विन था इन साफ चैंपियनशिप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस साल का जो एडिशन था वो 14th एडिशन था, जो कि 21 जून से लेकर 4 जुलाई तक जो है खेला गया बेंगलोर में। 8 टीम्स में टोटल पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान, लेबनान, मालदीव्स, भूटान एंड बांग्लादेश। उसके बाद जो कुवैत और लेबनान जो थी वो 2 नॉन साफ मेंबर्स जो थी इस टूर्नामेंट के लिए इनवाइट की गई थी। ओके, अब अगर अवार्ड्स की मैं बात करूं, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला, हाई गोल स्कोरर का अवार्ड किसे मिला, जो कि सुनील छेत्री थे इंडिया से जिन्हें गोल्डन बूट मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड सुनील छेत्री को मिला है जिन्हें गोल्डन बॉल मिला है इसके लिए। फेयर प्लेयर अवार्ड ऑफ द टीम नेपाल को मिला गया है। मैन ऑफ द मैच फाइनल गुरप्रीत को मिला गया है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो साफ चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ओके, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 1993 में हुआ था, जो कि इंडिया ने जीता था और जो कि हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, सो साफ चैंपियनशिप के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये 9th टाइम जो है जीत हासिल की है कुवैत को हराकर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सो हमने ऑल अबाउट इस स्लाइड पे सिर्फ और सिर्फ साफ चैंपियनशिप के बारे में ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, FIH हॉकी प्रो लीग 2023। इसमें नीदरलैंड की जो टीम थी मेंस की, इसने जीत हासिल की है सेकेंड टाइम। देखिए, इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू FIH हॉकी प्रो लीग 22-23। ये जो एडिशन था ये 4th एडिशन था। ओके, जो कि नीदरलैंड ने जीता है बेल्जियम को हराकर। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये जो प्रो लीग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये बेल्जियम में ही हुई थी। ठीक है, मेंस ने तो जीत हासिल की है इस साल के सेशन में, विमेंस टीम ने भी हासिल किया, मतलब कि नीदरलैंड्स के मेंस और विमेंस दोनों टीम्स ने जो है इस FIH हॉकी प्रो लीग में जो है इस साल में जीत हासिल की है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ओके, और नीदरलैंड मेंस टीम जो है ये फर्स्ट ऐसी टीम बनी है जिसने दूसरी बार ये टाइटल जो है जीता है। पहली बार ये टाइटल उन्होंने जीता था 21-22 के सेशन में एंड 22-23 के सेशन में उन्होंने फिर से ये टाइटल जो है वो जीत लिया है। ओके, और रही बात इंडिया की, इसमें तो इंडिया जो है वो 4th पोजीशन आया है इन द FIH हॉकी प्रो लीग 22-23। ओके, नेक्स्ट वन, 132nd एडिशन का जो डूरंट कप है वो इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि स्केड्यूल किया जाएगा कोलकाता में फ्रॉम 3 अगस्त टू 3 सितंबर 2023। ठीक है, सो डूरंट कप जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1888 में। इसका
इस साल जो एडिशन है दैट इज 132nd एडिशन जो कि कोलकाता में होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन देखते हैं अवार्ड्स कैटेगरी। तो अभी तक के हम लोगों ने जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को कवर अप किया, आई होप आप सभी को सारी समझ आए होंगे और आप लोगों को सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग हमारे अवार्ड्स कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं किसे किसे कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। फर्स्ट वन है ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर एंड परफॉर्मेंस पोएट माइकल रोजन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2023। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2023 का जो पेन पिंटर प्राइज है वो माइकल रोजन को दिया गया। ये एक ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर है। ओके, सो पेन पिंटर प्राइज जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज बिस्टो अपॉन अ राइटर हेलिंग फ्रॉम द यूके, आयरलैंड एंड दी कॉमनवेल्थ। यहाँ पे क्या बोला गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पेन पिंटर प्राइज है, ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये यूके, आयरलैंड एंड जो द कॉमनवेल्थ के जो लेखक होते हैं ना, उन लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है किंग्स चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिलिया ऑफ द यूके रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड टू द इंडियन कंजर्वेशनिस्ट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किंग्स चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिलिया जो है, इन्होंने रिसेंटली एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो इंडियन कंजर्वेशनिस्ट को जो है प्रेजेंट किए। The award ceremony recognized filmmaker Kartiki Gonsalves, the creative mind behind the Oscar-winning documentary The Elephant Whisperers, and the Real Elephant Collective, a group of 70 आदिवासी आर्टिस्ट। सो ये जो अवार्ड्स है ये दो लोगों को दिए गए हैं, एक जो है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को एंड सेकेंड वन द रियल एलिफेंट कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ 70 आदिवासी आर्टिस्ट। सो इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है, एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड। सो कार्तिकी गोंसाल्विस जो है ये फिल्म मेकर है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की। इन्होंने रिसेंटली तारा अवार्ड भी जीता, आप लोगों ने देखा होगा, एंड 2023 का एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स भी इन्होंने जो है इस फिल्म के लिए जो है वो जीता है। ओके, ये भी एडिशनली आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा नेम इन द 2023 लिस्ट ऑफ द ग्रेट इमिग्रेंट्स। अजय बांगा पद्मश्री अवार्डी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू लीड द इंस्टीट्यूशन, इज द ओनली ऑनरी फ्रॉम इंडिया इन दिस ईयर लिस्ट ऑफ द ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय द कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अजय बांगा जो है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी है, ये फर्स्ट एवर इंडियन है जो कि इस ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में आने वाले एकमात्र सम्मानित व्यक्ति है इस साल के। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है गेल अ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्रेडिटेड विद द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान में रखना है कि गेल को जो है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस जो है इससे सम्मानित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, T3 स्टेटस क्या होता है, विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ फैसिलिटेशन फॉर द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या बोला जा रहा है, गेल को जो है ये जो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस जो इसकी मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि आयातों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा होती है। ओके, सो ये स्टेटस किसको दिया गया है, गेल को दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको AE का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, गेल का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। ठीक है, गेल को T3 स्टेटस मिला है, ये भी ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वन द मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड द एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द असोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसने दो अवार्ड्स जीते हैं, मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड द एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। कहाँ पे, असोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में। ठीक है, सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस किया, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। स्पेशली ग्रेट इमिग्रेंट्स का अजय बांगा को इस लिस्ट में ये आए, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेल को T3 स्टेटस मिला है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके ऊपर मैंने जो बोला यूके ने प्रेजेंट किए एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड, वो भी ध्यान में रखना है। और इस साल का पेन पिंटर प्राइज जो है वो माइकल रोजन को मिला, ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है बैंकिंग न्यूज़। बैंकिंग न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स नेशन वाइड। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स को जो है वो लॉन्च किया है। 68 फाउंडेशन डेटा ऑन 1 जुलाई, उस दिन इन्होंने 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स को अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट्स जो है लॉन्च किया है। ओके, these hubs aims to provide the efficient and quick transaction banking solution to the customers। सो इस हब्स को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि क्विक ट्रांजेक्शन जो है वो हो। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है बहुत
इजीली जो है कस्टमर्स को जो है बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही न्यूज कवर अप करते हैं। तो CFO बने हैं कमेश्वर राव कोंडावती, जो है वो बने हैं CFO ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो चेयरमैन है एट प्रेजेंट दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर है मुंबई में, टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है SBI बैंक योनो ऐप लॉन्चेस इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपने योनो एप्लीकेशन को ही और अपग्रेड कर दिया गया है एंड उसी के दौरान इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस इट्स एनहांस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो फॉर एवरी इंडियन एंड इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटीज। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ICCW का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये फैसिलिटी SBI बैंक द्वारा जो है लाई गई है योनो एप्लीकेशन द्वारा। ठीक है, द फैसिलिटी वाज लॉन्च बाय द SBI एज अ पार्ट ऑफ द 68th बैंक डे सेलिब्रेशन। 68 फाउंडेशन डे मनाया गया 1 अप्रैल को, उस दौरान इस फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया गया। विद द योनो फॉर एवरी इंडियन, बैंक कस्टमर विल हैव एक्सेस टू UPI फीचर लाइक स्कैन एंड पे बाय कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट मनी अमंग अदर्स ऑन द योनो न्यू अवतार। सो इस दौरान जो है UPI फीचर्स से जो है स्कैन एंड पे करके हम लोग पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। सो ये जो इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश फैसिलिटी है, इससे क्या होगा कि फिजिकली ATM ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। स्कैन एंड पे से QR कोड को स्कैन करके भी आप लोग इजीली जो है पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, सो यही है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और एक और बैंक था जिसने रिसेंटली जो है ये फैसिलिटी जो है लेकर आई है कि स्कैन करके जो है आप लोग पैसा निकाल सकते हो। वो कौन सी बैंक है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैंने रिसेंटली एक सेशन पढ़ाया था हम लोगों का, लास्ट मंथ का जो हम लोगों ने करंट सेशन पढ़ा था, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, उसमें मैंने वो न्यूज़ को कवर अप करवाया था। अगर आप लोगों ने वो सेशन देखा होगा या फिर अगर आपको वो न्यूज़ पता होगी तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि वो बैंक कौन सी है जिसने ये सेम फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है। ओके, सो जिनको भी पता है उनको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि वो बैंक कौन सी है। ओके, सो नेक्स्ट वन है द RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू रिवॉल्यूशनाइज इट्स डेटा हैंडलिंग, विजुअल एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड गवर्नेंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने अपने डेटा हैंडलिंग, विजुअल एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स, अपने गवर्नेंस को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पे CIMS को जो इंट्रोड्यूस किया है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है इंडियन बैंक एंड NESL कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर द प्रोजेक्ट वेव। सो प्रोजेक्ट वेव के अंदर में जो है न्यू डिजिटल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड इसके लिए इंडियन बैंक ने NESL के साथ कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट वन है एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप प्रोपेल गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। सो RBI से जो है प्रोपेल को NBFC का लाइसेंस जो है वो मिल गया। ये एक एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप था प्रोपेल, जिसे न्यू बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस जो है वो मिला है RBI से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्क प्लस टीम एन फास्टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन एट वाराणसी। सो ये क्या कर रही है, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पार्क प्लस टीम जो है ये इनेबल कर रही है फास्टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन, कहाँ पे, वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट वन है IDFC फर्स्ट बैंक टू मर्ज विद IDFC लिमिटेड इन 155:100 शेयर एक्सचेंज रेशो। वेरी इंपॉर्टेंट, IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है IDFC लिमिटेड के साथ जो है वो मर्ज किया है इन 155:100 शेयर एक्सचेंज रेशो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को। IDFC फर्स्ट बैंक एंड IDFC लिमिटेड हैव अनाउंस्ड देयर मर्जर प्लान्स विद अ शेयर एक्सचेंज रेशो ऑफ 155 इक्विटी शेयर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर ऑफ IDFC। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। RBI कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बुल्ढाना एंड श्रुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता बेस्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो RBI ने 2 बैंकों के लाइसेंस जो है कैंसिल किए। एक है मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि बुल्ढाना में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड सेकेंड वन जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका का बैंक है, सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक। ठीक है, इसका जो है ये 2 बैंकों का जो लाइसेंस है RBI ने कैंसिल किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। सो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहली बैंक बनी है जो कि महिला सम्मान सर्टिफिकेट को क्या कर रही है, लेकर आ रही है। ठीक है, इस साल के बजट में आप लोगों ने मेरा बजट का सेशन नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिए। मैंने काफ़ी डिटेल में बजट का सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर वो आप एक सेशन जाकर देखते हो तो
आपका कंप्लीट बजट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। मैंने बहुत डिटेल में पूरा बजट एक्सप्लेन किया हुआ है ईच एंड एवरी, क्योंकि 7 कैटेगरीज में इस साल का बजट जो है वो अनाउंस किया गया था। वो 7 कैटेगरीज को एकदम डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने उसको बाइफरगेट किया है एंड उसको एलाबोरेट करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट क्योंकि बजट से रिलेटेड है तो मैंने आप लोगों को इन बिटवीन बताया कि बजट का सेशन मस्ट वॉच है। अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो स्पेशली बैंकिंग का, तो जरूर बजट का सेशन इस साल का देखकर जाइएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। सो क्योंकि यहाँ पे महिला सम्मान सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, तो इस साल का जो बजट था 2023-24 का, उसमें निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने इस स्कीम की घोषणा की थी। ओके, अब ये स्कीम किसके लिए आई है? द स्कीम इज मेंट फॉर ईदर फॉर अ विमेन हरसेल्फ और फॉर द लीगल गार्डियन ऑफ द यंग गर्ल। सो ये विमेन्स के लिए इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द रजनीश कर्नाटक थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO एंड MD है, इन्होंने इस स्कीम को, मतलब कि इस महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट को जो है रोल आउट करवाया है। फर्स्ट बैंक है जिसने ये स्कीम को जो है लेकर आया है, ठीक है। सो इन जो रजनीश कर्नाटक है, इनके द्वारा इस स्कीम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इनॉग्रेट किया गया। ऑल अर्निंग अंडर द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विल बी टैक्सेबल एज पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स प्रोविजन, हाउएवर नो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोला गया है कि ये जो स्कीम के तहत जो भी अर्निंग्स है वो सारी की सारी टैक्सेबल है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। इसमें कोई TDS भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स तो बताए गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कितना पैसा मिलेगा, ये क्या है, ठीक है। सो अंडर द महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज रिक्वायर्ड इज 1000, ठीक है, एंड द मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउ इज 2 लाख। सो मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 1000 कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्कीम प्रोवाइड अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम। ये 7.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ईयरली। द इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड क्वार्टरली एंड पेड एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। क्वार्टरली जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्कीम हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 2 years। द स्कीम ऑफर्स अ पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। द अकाउंट होल्डर इज एलिजिबल टू विड्रॉ अप टू 40% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 2 साल है, बट इसका पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 1 year ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट विड्रॉल कर सकते हैं अप टू द 40% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ओके, सो अब सभी को ये समझ आया होगा कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है। मिनिमम 1000 डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट 7.5% है। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 2 years का है, 1 year के बाद भी पैसा निकाल सकते हैं, 40% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ओके, ये ध्यान में रखना है सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और फर्स्ट बैंक जो इसे लेकर आ रही है दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रजनीश कर्नाटक जो कि MD CEO है इस बैंक के, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। और इस स्कीम के तहत जो भी पैसा है उसके ऊपर कोई भी टैक्स, कोई भी TDS जो है वो नहीं एप्लीकेबल है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी साइंस है। मैंने बैंकिंग के ऊपर जो भी SBI और अदर बैंक्स की और RBI रिलेटेड जो भी न्यूज़ कवर अप करवाई, ईच एंड एवरी न्यूज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, थॉरली अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साइंस। रिसर्च एट IIT कानपुर हैव डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट ट्रैक्टर व्हीकल दैट ऑपरेट सोलली ऑन 100% डाइमिथिल ईथर एंड इंडिजिनस एंड रिन्यूएबल फ्यूल। क्या बोला जा रहा है, IIT कानपुर ने डेवलप किया इंडिया का पहला ट्रैक्टर व्हीकल जो कि 100% डाइमिथिल ईथर पे जो है ऑपरेट किया जाएगा, जो कि इंडिया का खुद से बनाया हुआ रिन्यूएबल फ्यूल है। ओके, सो ये IIT कानपुर द्वारा डेवलप किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, जो कि 100% डाइमिथिल ईथर के ऊपर जो है वो ऑपरेट होगा, फर्स्ट ट्रैक्टर व्हीकल है। ओके, देन है एलिना जियो सिस्टम्स, अ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी, एंड Optimus Logics, 2 companies based in Bangalore in Karnataka, have successfully developed the handheld device called PNT, positioning, navigation and timing, that are driven by the satellite communication। क्या बोला गया है यहाँ पे, एलिना जियो सिस्टम ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड ऑप्टिमस लॉजिक्स जो है, ये दोनों कंपनी ने मिलकर, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज है, जिन दोनों ने मिलकर जो है हैंडल डिवाइस PNT को जो है डेवलप किया है। PNT स्टैंड्स फॉर पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर स्कीम।
ठीक है, इसको किसके द्वारा फंड किया गया ये भी मैंने आपको बताया है। एंड इट विल बिकेम द इंडियाज फर्स्ट हैंडेड नाविक डिवाइस। नाविक स्टैंड फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, सो ये इंडिया का फर्स्ट नाविक डिवाइस है, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट वन है एरिना 5 रॉकेट लॉन्च 2 सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑन इट्स फाइनल एंड 117th मिशन। फाइनल मिशन था एरिना 5 रॉकेट का, 117th मिशन, तो 2 सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए। ओके, सो ये था हमारा साइंस रिलेटेड। नेक्स्ट वन है डिफेंस की बात की जाए तो इंडिया एंड फ्रांस ने अपना जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो विशाखापट्टनम में कंडक्ट करवाया। इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी ने कंडक्ट किया अपना 7th एडिशन ऑफ सैल्वेक्स एक्सरसाइज कोची केरला में। सैल्वेक्स स्टैंड्स फॉर क्या होता है ये ध्यान में रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। ओके, अगर मैं बात करूँ इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज की तो हम कौन सी एक्सरसाइज साथ में कंडक्ट करवाते हैं, तो है मलाबार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग एक्सरसाइज, शुश्रुजित। ओके, शत्रुजित। ओके, सो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइजेज है। अभी हम लोग जिस एक्सरसाइज की बात करें दैट इज सैल्वेक्स एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी की एक्सरसाइज है। 7th एडिशन इस साल का कोची केरला में हुआ। सैल्वेक्स का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में रिसेंटली जो डेट्स ध्यान में रखनी है, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल का थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूएस ने जो है अपना 247th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया ऑन 4 जुलाई। ये एक डिफरेंट डे है जो कि आपको ध्यान में रखना है। यूएस ने इस साल 247th इंडिपेंडेंस डे मनाया 4 जुलाई को। ओके, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 2 जुलाई टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द हार्ड वर्क ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है 2 जुलाई को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द डे कमोमरेट्स द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन इन 1924 इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, सो इस दिन जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जो है 1924 में फॉर्म्ड हुआ था। ओके, सो 2 जुलाई को इस साल इस इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन का 99th एनिवर्सरी जो है मनाया गया। समझ आया ये बात क्या बोला जा रहा है? वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे जो है वो 2 जुलाई को मनाया जाता है। ये डे 2 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जो है वो फाउंड हुआ था, इसीलिए। एंड इस साल जो एनिवर्सरी मनाएगी दैट इज 99th एनिवर्सरी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है वो है जेनी मेलो एंड हेडक्वार्टर है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट डेज को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, 24 जून 2023। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ये डे फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है इस साल 24 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी को जो है वो एड ऑन किया गया है। इस साल का जो थीम है दैट इज ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी ऑन 24 जून 2023 टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी एज इन फर्दरिंग द सोशियो इकोनॉमिक इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इतना ही आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि इस साल पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी को मनाया गया ऑन 24 जून। ठीक है, और थीम भी स्पेशली ध्यान में रखना है। देन है नेक्स्ट, वर्ल्ड Zoonosis Day is annually observed across the globe on 6 July to raise awareness about the zoonosis and zoonotic diseases and infectious disease that can spread between the species from animal to humans or vice versa. So humans से animal और animal से humans की और जो फैलने वाला ये जो disease है zoonosis और zoonotic disease, इसके ऊपर awareness रखने के लिए World Zoonosis Day जो है हर साल 6 जुलाई को जो है मनाया जाता है। ठीक है, सो ये थे हमारे ऑल इन ऑल सारे इंपॉर्टेंट डेज, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। वेरी रिसेंट की बात की जा रही है। अ बुक टाइटल कलर्स ऑफ डिवोशन ऑथर बाय द अनीता भारत चाह। कलर्स ऑफ डिवोशन जो है इस बुक की ऑथर अनीता भारत चाह है। ठीक है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व बाय सुधा पाई एंड सज्जन कुमार। सो सुधा पाई एंड सज्जन कुमार जो है ये ऑथर है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व की। ओके, सो ये 2 बुक्स एंड के ऑथर्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। लास्ट वन इज ओब्यूचरी, वेल नोन पेंटर एंड स्कल्पचर निम्बूथिरी पासेस अवे। सो ये निम्बूथिरी जो थे ये पेंटर एंड स्कल्पटर थे वेल नोन, जिनका हाल ही में निधन हुआ। यहाँ पे हमारा जो वीकली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आप लोगों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करवाया है। एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, आपको ये वीकली तो देखना है, साथ ही साथ मैंने 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर
प्रोवाइड किया था 1, 2 एंड 3 जुलाई का, वो भी देखना है। अगर आप ये तीनों देखते हो तो आप लोगों के कंप्लीटली अच्छी तरीके से सारे के सारे करंट अफेयर्स प्रिपेयर होते हैं। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोगों को सारे करंट अफेयर के सेशंस जो है वो देखने होंगे। मैं नॉट ओनली वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करती हूँ। मैंने अभी तक के सारे मंथ के करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोगों को करंट अफेयर का प्लेलिस्ट को फॉलो करना रहेगा। जो भी रिसेंट के करंट अफेयर्स मैंने जैसे कि आपको जून मंथ का प्रोवाइड किया है, जो भी रिसेंट मंथ के मैं करंट उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड बाकी अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो जिसमें आप लोगों को सारे मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, इतना ही नहीं, आप बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशंस में प्रोवाइड करती हूँ। मंथली बैंकिंग अवेयरनेस भी सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन क्योंकि आरआरबी आने वाली है, आईबीपीएस का क्लर्क का मेंस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो वो भी एग्जामिनेशन आने वाली है। आईबीपीएस का पीओ का भी जल्दी रिलीज होने वाला है। सो आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको मिनिमम 6 मंथ का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस 6 मंथ का अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मेरा एक वीडियो देखते हो तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है उस मंथ का। सो आपको रिवीजन करना है और पूरा मंथ अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ज़रूर मेरे सारे सेशंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और आने वाले वीडियोज़ को अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को प्रेस करना होगा, सो दैट आपको कोई भी न्यू वीडियो जब भी आए उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सको, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। सो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।